हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का टॉपर्स आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैकल्टी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू क्रैक साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर यूपीएससी सीएससी प्रिलिमिनरी एंड मेंस एग्जामिनेशंस। स्टूडेंट्स, यूपीएससी सीएससी की तैयारी करने वाले सभी एस्पिरेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर के काफ़ी उनके अंदर एक शंका या डर होता है, खास करके वो एस्पिरेंट जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं होता है। उनको लगता है कि साइंस हम कैसे पढ़ेंगे, साइंस हमने कभी पढ़ी नहीं है और इसके टर्मिनोलॉजी या इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझ करके कैसे लिख पाएंगे या कैसे इसको हम याद कर पाएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी सोचते हैं कि अगर हम साइंस टेक्नोलॉजी को नहीं पढ़ते हैं तो क्या हम यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं, या बिना साइंस या साइंस टेक को पढ़े हम आईएएस या सिविल सर्वेंट बन सकते हैं, या साइंस एंड टेक को इजी तरीके से हम कैसे पढ़ सकते हैं जिससे कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकें। कौन कौन सी बुक्स हमको प्रेफर करनी चाहिए, कौन कौन से हमको नोट्स पढ़ने चाहिए, कितना हमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना चाहिए, मेंस के लिए आंसर राइटिंग का क्या अच्छा तरीका होना चाहिए, प्रारंभिक परीक्षा में साइंस टेक के कॉन्सेप्ट को, फैक्ट्स को याद करने का क्या तरीका होना चाहिए, और करंट्स अफेयर के साथ साइंस टेक्नोलॉजी को हम कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये सारे प्रश्न स्टूडेंट्स के मन में होते हैं, तो उन्हीं का आज हम आपको एक करके जवाब देंगे। और ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, खास करके उन एस्पिरेंट के लिए जो बिगनर्स हैं, यूपीएससी की तैयारी करना प्रारंभ कर रहे हैं, या वो भी इससे लाभ ले पाएंगे जिनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से डर लगता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, हाउ टू क्रैक साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर यूपीएससी सीएससी। फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ। माई सेल्फ सुदीप कुमार श्रीवास्तव, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी इन्वायरमेंट। आई हैव completed my PG in biochemistry from CSJM University, and मैंने अन अकेडमी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस एकेडमी, निश्चय आईएएस, डिस्कवरी आईएएस, पतंजलि आईएएस, आईएएस मास्टर, कैरियर आईएएस और टॉपर्स आईएएस में क्लासेस ले रहा हूँ। मैंने यूपीएससी, यूपीपीएससी, एचपीएससी के लिए मेंस के लिए क्वालिफाई किया है, और पिछले 2010 से यानी कि लगभग 11 सालों से मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ, टीच कर रहा हूँ, मेंटरशिप कर रहा हूँ, और लगभग 5000 से अधिक एस्पिरेंट मेरे पढ़ाए हुए अच्छी रैंक पर हैं। आप भी इस सीरीज का, इस क्रम का आप एक पार्ट, एक हिस्सा बन सकते हैं कि आप भी अच्छी रैंक ला सकते हैं। अगर मेरे साथ आप जुड़ते हैं बेहतरीन तरीके से, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और आपके अंदर एक पॉजिटिव थॉट डेवलप होगा। आप चीज़ों को अच्छे से लिंक कर पाओगे और यूपीएससी अप्रोच पे आप अपने आप को डेवलप कर पाओगे। तो जैसा पहला प्रश्न आप बच्चों के सामने आता है कि व्हाई इम्पोर्टेंट टू रीड साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ना, रीड करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर हम 2 पॉइंट में देंगे आपको। पहला कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस का एक कोर सिलेबस का हिस्सा होता है, और एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, या ये सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर्स को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि यहाँ से लगभग 10 से 12 से 15 क्वेश्चंस के बीच में आसपास आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत हल्के में लेते हैं या हम उसको अवॉइड करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो हम ऐसे प्रश्न नहीं कर पाएंगे। मेंस में भी 2 से 3 क्वेश्चंस डायरेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होते हैं। अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अवॉइड करेंगे तो हम ऐसे प्रश्न नहीं कर पाएंगे और हमारा सिलेक्शन भी नहीं होगा। ऐसा भी हम कह सकते हैं, नो स्टडी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी इन्वायरमेंट, नो सिलेक्शन। बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट को पढ़े स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं हो सकता है, ये फैक्ट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोलॉजी इन्वायरमेंट दोनों एक साथ मैंने क्यों बताया, क्योंकि दोनों एक साइंटिफिक सब्जेक्ट हैं। साइंस तो साइंस सब्जेक्ट है ही है, इकोलॉजी इन्वायरमेंट भी कहीं ना कहीं से बायोलॉजिकल साइंसेस से जुड़ा हुआ टॉपिक होता है। तो दोनों को अगर आप देख लें तो लगभग 15 से
15 क्वेश्चंस के आसपास लगभग इकोलॉजी एनवायरनमेंट से, और लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस यानी कि लगभग 25 क्वेश्चंस के आसपास जो है वो दोनों मिला करके आपसे पूछे जाते हैं। तो 25 क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस में। मेंस में भी 2 से 3 क्वेश्चन साइंस एंड टेक से और 2 से 3 क्वेश्चन इकोलॉजी एनवायरनमेंट से, दोनों मिल करके लगभग आपके 5 से 6 क्वेश्चंस बन जाते हैं जो आपको सिलेक्शन दे सकते हैं। तो ये इसलिए आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना जरूरी है। दूसरी चीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सिलेबस में रखा क्यों गया है? यूपीएससी के सिलेबस में साइंस को रखने का या टेक्नोलॉजी को रखने का क्या निहितार्थ है, क्या अर्थ है? तो साइंस जो है वो डेली लाइफ में, हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, हम जो भी चीज यूज करते हैं, हम जिस प्रकार के एनवायरनमेंट में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं साइंटिफिक एनवायरनमेंट या विज्ञान से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। तो डेली अगर आप कोई भी वर्क करते हैं, आप खेलते हैं, आप खाना बनाते हैं, आप खाते हैं, आप कोई वर्क करते हैं, आप पढ़ते हैं, आप कुर्सी मेज पे बैठ करके लाइट में पढ़ते हैं, आप अपने ऑफिस में कोई काम करते हैं, आप किसी की सर्विस करते हैं, किसी सर्विस लेते हैं, इन सब में साइंस का, टेक्नोलॉजी का योगदान है। मोबाइल का यूज करते हैं, टेलीविजन का यूज करते हैं, और आपका घरेलू उपकरणों का यूज करते हैं, सब न सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। तो अगर हमारा पूरा जीवन विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है, तो हमको उसके बारे में बहुत सारी अवेयरनेस होनी चाहिए, बेसिक जानकारी हमको होनी चाहिए। अगर हम सेलेक्ट हो जाते हैं, अगर हम ऑफिसर बनते हैं या हम अपने अच्छी पोस्ट पे जाते हैं, तो अलग अलग ऑफिस में, अलग अलग ब्रांच में, अलग अलग सेक्टर में आपको अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी से रूबरू होना पड़ता है। उसकी विशेष या बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। इस उद्देश्य से जो है वो सिलेबस में साइंस एंड टेक को रखा गया है। एक सिविल सर्वेंट के नाते देश और दुनिया को जानने के लिए हमको एक विशेष प्रकार के तकनीक की आवश्यकता होती है। विश्व समाज को समझने के लिए, उसको और आगे बेहतर बनाने के लिए हमको तकनीक की आवश्यकता होती है। अगर ऐसे तकनीक की जानकारी हमको नहीं है, तो हम बेहतर तरीके से अपने देश को, अपने समाज को या अपने विश्व को हम सेवा नहीं दे पाएंगे। साथ ही साथ साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो सिविल सर्वेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वैज्ञानिक जो एक आबोध होता है, वो होना बहुत जरूरी है। आपको चीज़ों को सोचने का, समझने का और इम्प्लीमेंटेशन का एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के द्वारा करेंगे तो वो ज़्यादा एनालिटिकल, लॉजिकल होता है, और वो सटीक जो है वो रिजल्ट आपको देता है। इसलिए आपको सिलेबस में इसको रखा गया है। साथ ही साथ देश के बेहतर भविष्य के लिए, सामाजिक विकास के लिए और वैज्ञानिक समझ के लिए, तकनीकी ज्ञान के लिए हमको समाज को एक बेहतर समाज बनाना है। ये सारी चीज़ें हमको जो है एक वैज्ञानिक समझ और तकनीकी ज्ञान के द्वारा ही संभव होगा। तो अगर हमको खुद को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को एक बेहतर भविष्य देना है, तो हमको वैज्ञानिक समझ और तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए। इसलिए यूपीएससी सिलेबस में इसको रखा गया है। साथ ही साथ ये जो आज का जो हमारा दौर है, या हम जिस परिवेश में रह रहे हैं, हम जिस एरा में रह रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का युग है। इस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के युग में हम एज अ सिविल सर्वेंट देश को या समाज को बेहतर सेवा नहीं दे पाएंगे, या असंभव है। यानी कि बिना तकनीकी ज्ञान के हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे, और अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, तो हम देश को बेहतर सेवा नहीं दे पाएंगे। क्योंकि रोज रोज कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। G4 से G5 आ रहा है, वाईफाई के नए क्लेवर्स आ रहे हैं, नए प्रकार के जो है वो आपके सिग्नल्स आ रहे हैं, नए प्रकार के आपके इक्विपमेंट्स आ रहे हैं। तो इन चीज़ों को अगर आपके प्रति आप अगर इनके अवेयर नहीं रहेंगे, तो आप समाज को बेहतर चीज़ें नहीं दे पाएंगे। तो इसकी हमको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, इसलिए यूपीएससी के सिलेबस में इसको रखा गया है। साथ ही साथ अगर हमको कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी
को इम्प्लीमेंट करना है, तो उसमें भी हमको तकनीक के द्वारा हम उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हमको तकनीक की समझ है तो सरकार की जो पॉलिसीज हैं उसको इम्प्लीमेंट करने में भी हमको आसानी होती है और उसके लाभों को हम बहुत सारे लोगों तक, जहाँ तक नॉर्मली हम उस पॉलिसीज के लाभ को हम नहीं पहुंचा सकते हैं, तकनीक के माध्यम से हम ग्रास रूट लेवल तक हम इस चीज को पहुंचा सकते हैं। इसलिए भी हमको तकनीक की जानकारी होनी चाहिए और इसीलिए यूपीएससी के सिलेबस में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रखा गया है। सिलेक्शन के बाद जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज हम कैसे कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी प्रश्न हमारे सामने आते हैं। हाउ कैन इट यूज आफ्टर सिलेक्शन? तो आईएएस बनने के बाद या कोई भी सिविल सर्वेंट बनने के बाद आपको ई गवर्नेंस में आपको जो है वो काफी सहायता देता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से आप करप्शन को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपके गवर्नेंस में मानव के जो अवरोध हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस हैं, उनको आप कम कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपके पब्लिक सर्विसेज जो हैं, जो आपके लोक सेवा है, तो लोक सेवा को सस्ते दर पर बहुत तीव्र गति से और बेहतर तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सिलेक्शन के बाद जब आप कहीं पर पोस्टिंग आपकी होती है तो वहां पर जो आपको लोक सेवाएं जो प्रोवाइड करनी होती हैं, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती हैं, उनको आप सस्ते दर पर और बहुत तेज गति से और सही माध्यम से आप उसको पहुंचा सकते हो। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको आप टेक्नोलॉजी के माध्यम से सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो और उनका ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो। इस तरीके से करने से एक गुड गवर्नेंस बनता है। आप जो जनता होती है, जो जो लोग होते हैं, उनको बेहतर सेवाएं मिलती हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशन जल्दी हो जाता है और उनका सरकार के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति, गवर्नेंस के प्रति जो है वो एक बेहतर समझ विकसित होती है, भरोसा होता है और ऐसे लोकतांत्रिक समाज में और अच्छे तरीके से लोग अपना आर्थिक, सामाजिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी कर पाते हैं और हम एक देश जो है वो एक विकसित देश की तरफ आगे बढ़ता है। ये आप इम्प्लीमेंट करके आप कर सकते हैं। ये आप सिलेक्शन के बात करते हैं। तो ये है कि वाई इम्पोर्टेंट फॉर सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी इम्पोर्टेंट क्यों है? तो अगर देखा जाए पिछले 10 से 11 सालों में अगर देखा जाए कि 30 से 40% क्वेश्चन जो है वो साइंस, टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट से ही पूछे गए हैं और बिना इसके हम सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। एक अगर आप यहाँ पे ट्रेंड देख पा रहे हैं तो आप पाएंगे कि 2015 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 7 क्वेश्चन, 16 में 8 क्वेश्चन, 17 में 4 क्वेश्चन, 18 में 7 क्वेश्चन, 19 में 7 क्वेश्चन, 20 में 10 क्वेश्चन और इस साल 2021 में जो है 12 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ऐसे ही इकोलॉजी इन्वायरमेंट की अगर बात करें तो आप देखेंगे 15 में 10 क्वेश्चन, 16 में 18 क्वेश्चन, 17 में 11 क्वेश्चन, 18 में 13 क्वेश्चन, 19 में 11 क्वेश्चन, 20 में 10 क्वेश्चन और 2021 में 16 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। साथ ही साथ जीएस मेंस के थर्ड पेपर में भी पिछले 5 सालों में 25 से 30% क्वेश्चन जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट से ही पूछे जा रहे हैं। इसलिए सिलेक्शंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। 30 से 40% क्वेश्चंस अगर प्रारंभिक परीक्षा में और 25 से 30% क्वेश्चंस अगर आपके मेंस में पूछे जा रहे हैं इन दो सब्जेक्ट से, तो ये आपके सिलेक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसलिए इसको हमको पढ़ना है। व्हाट रीड फॉर सिलेक्शंस? सिलेक्शंस के लिए हमको साइंस टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना चाहिए? तो क्लास 6 से 10 तक की हमको पूरी एनसीईआरटी हर सब्जेक्ट की पढ़नी चाहिए। कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स होते हैं क्लास 11th और 12th के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एनसीईआरटी के, उनको हमको पढ़ना चाहिए। वो टॉपिक कौन से हैं आगे अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। पिछले 10 सालों के प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं प्रारंभिक परीक्षा के और पिछले 8 सालों के मुख्य परीक्षा के जो पेपर हैं उनकी हमको एनालिसिस होनी चाहिए, उनके प्रश्न हमको याद होने चाहिए कि क्या प्रश्न पूछा गया था। हर साल जो आपको नोबेल प्राइज दिया जाता है मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। किस फील्ड में दिया गया है, किस काम के लिए दिया गया है और किसको दिया गया है और उसका जो है वो साइंटिफिक
दायरा क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके सिद्धांत क्या हैं, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। साथ ही साथ आपको न्यूज़पेपर, द हिंदू न्यूज़पेपर आपको रोज पढ़ना चाहिए। उससे आपको कैसे पढ़ना है वो हम एक अलग टॉपिक बना करके बताएंगे आपको कि उसमें कैसे कैसे आपको नोट्स बनाने होते हैं, कैसे कैसे आपको सब्जेक्ट से उसको लिंक करना होगा। साइंस रिपोर्टर इंग्लिश में आती है, विज्ञान प्रगति हिंदी में आती है। तो पिछले 12 साल अगर आपको 2022 में परीक्षा देनी है तो आप अभी से साइंस रिपोर्टर लेना शुरू कर दीजिए, विज्ञान प्रगति। 1 साल का आपको थॉरोली उसको पढ़ना है। और बेसिक जानकारी के लिए आपको ल्यूसेंट या जीके भी रख सकते हैं, इससे भी आपको सीधे कई क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो ल्यूसेंट को भी आप हल्के मत लीजिएगा, इसकी बेहतर जानकारी, बेहतर एनालिसिस आपको, ये फास्ट रिवीजन के लिए एग्जाम के समय आप जल्दी से इसको रिवाइज कर सकते हो। जो आपने पढ़ा है वो कुछ समय में ही आप रिवाइज कर पाओगे, तो ये आपको वहां पर बहुत अधिक हेल्प करने वाला है। 50% से अधिक क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं, और इसमें भी 50% क्वेश्चन जो मोस्टली होते हैं वो बायोलॉजी से आते हैं। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपने तैयारी शुरू की है, तो आपको फिर से अपने पुराने जो स्कूलिंग जो आपने जहाँ से की थी, जिस सब्जेक्ट से, जिस बुक से पढ़ी थी, वो एटलीस्ट 10th क्लास तक की जो है पुरानी किताबों को आपको पढ़ना चाहिए। उससे आपके अंदर एक साइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। एनसीईआरटी बायोलॉजी की जो टेक्स्ट बुक है क्लास 11th और 12th की, उसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। सिलेक्टिव रीडिंग आपको करनी चाहिए, टेक्स्ट बुक को अवॉइड करना चाहिए, एडवाइस की जाती है उसको आप करना चाहिए। टेक्नोलॉजी पार्ट के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको हिंदू न्यूज़पेपर के जो कॉलम्स हैं उनको आपको पढ़ना चाहिए। उससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और करंट अफेयर से उसको आप जोड़ पाओगे। कोई भी एक आप साइंस टेक्नोलॉजी की आप बुक लेकर के उसको आप रीड करिए, वो आपको फायदा करेगा। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई भी ऐसा बुक नहीं है जिसको हम पेनेसिया के रूप में यूज कर सकते हैं, या उसको हम कह सकते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसी कोई बुक नहीं है। एक सजेशन स्टडीज ये हो सकती है कि कोई भी एक रेफरेंस बुक पढ़ करके, स्कूल टेक्स्ट बुक पढ़ करके, और द हिंदू और साइंस टेक्नोलॉजी के साथ साथ आपको नॉलेज लेने के लिए आप ऑनलाइन सोर्स का भी यूज कर सकते हैं, और उससे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। प्रायोरिटी एरिया फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमको किन प्रायोरिटी एरियाज पे विशेष फोकस हमको करना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं साइंस टेक्नोलॉजी में वो बायोलॉजी से और स्पेशली बायोटेक्नोलॉजी से पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री से होते हैं, कुछ क्वेश्चन फिजिक्स से होते हैं। जैसे इस बार आप देखेंगे तो फिजिक्स से 2 क्वेश्चन आए हैं, एक प्रेशर कुकर वाला आया है, बहुत जनरल क्वेश्चन था, और एक लाइट ईयर वाला क्वेश्चन पूछा गया था। और केमिस्ट्री से भी 2-3 क्वेश्चन आए हैं, ये सीधे सीधे आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से पूछा गया है। एक प्लास्टिक से था और एक आपका था एंटी माइक्रोबियल से, जो हम लोग टॉयलेटरीज में यूज करते हैं, प्रसाधन में यूज करते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन थे, वायरस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, डिजीज से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। बायोलॉजी से अधिकतर क्वेश्चन आपको जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी से पूछे जाते हैं, बॉटनी से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेनेटिक्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज, फिजियोलॉजी, यहाँ से विशेष क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। केमिस्ट्री साइड से बात करें हम लोग तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ आपको डेली लाइफ केमिस्ट्री में बहुत चीजें पूछी जाती हैं, उसको हम अगले सिलेब कोर्स में डिकोड करेंगे कैसे उनको आपको करना है। फिजिक्स में अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन, सरफेस टेंशन हो गया, कैपिलरिटीज हो गई, टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आपके हो गए, वाईफाई हो गया, आईपीटीबी हो गया, 3D प्रिंटिंग हो गया, ब्लू रे डिस्क हो गया, ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकता है आपको। बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी से भी आपको प्री और मेंस दोनों में क्वेश्चन बनते हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे अगर देखा जाए कि एनसीईआरटी चैप्टर देखा जाए क्लास 11th और 12th की, तो फिजिक्स जो 11th की है उसमें वॉल्यूम फर्स्ट से आपको चैप्टर 1, 2, 6 और 8 पढ़ना है। वॉल्यूम 2 से चैप्टर 15 और 12 पढ़ना है। और फिजिक्स 12th की क्लास जो है उसकी वॉल्यूम फर्स्ट से चैप्टर 8 और वॉल्यूम सेकंड से चैप्टर 9 पढ़ना है। इतना ही पढ़ना, ज़्यादा आपको फिजिक्स से नहीं पढ़नी है। केमिस्ट्री में भी आपको वॉल्यूम सेकंड से 11th की जो वॉल्यूम सेकंड है उससे केवल आपको यूनिट 14 पढ़ना है। और केमिस्ट्री जो आपकी 12th क्लास की है वॉल्यूम सेकंड, उसकी यूनिट 14, 15 और आपको 16 पढ़नी है। लेकिन बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में आपको 11th और 12th दो जो बुक्स हैं उसमें, 11th की जो बुक है उसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4, 16 से लेकर के 22 तक
16 तक ह्यूमन फिजियोलॉजी है, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पिरेशन, नर्वस सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, रिप्रोडक्शन और आपका क्या कहते हैं उसको, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारी चीजें आपको वहां से पूछी जाती हैं। वहीं पर बायोलॉजी आपका 12th में चैप्टर 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15 और 16, इसमें 14, 15, 16 जो 2-3 टॉपिक हैं ये इकोलॉजी इन्वायरमेंट के हैं। 12 और 13 जो आपके हैं ये आपके बायोटेक्नोलॉजी के हैं, तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर एनसीईआरटी मैंडेटरी टॉपिक्स की बात हम करते हैं यहाँ पर, तो क्लास 6 एनसीईआरटी चैप्टर 9, क्लास 7th की एनसीईआरटी चैप्टर साइंसोलॉजी के लिए आपका 7 एंड 9th, क्लास 8th की एनसीईआरटी में चैप्टर 1, 5, 7, 12 और 18, क्लास 9 की एनसीईआरटी में चैप्टर 14, क्लास 10th की एनसीईआरटी में चैप्टर 14, 15 एंड 16, क्लास 11th की एनसीईआरटी बायो के लिए 1, 2, 4, 5, 1, 3, 4, 5 और क्लास 11th के एनसीईआरटी फिजिक्स में वॉल्यूम 1 एंड 2 में 1 और 15, क्लास 11th एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में वॉल्यूम 2 से चैप्टर 14, क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स वॉल्यूम 2 से चैप्टर 9, क्लास 12th एनसीईआरटी चैप्टर केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 से चैप्टर 14, 15 और 16 और क्लास 12th एनसीईआरटी बायो से चैप्टर 6, 8, 9, 10 एंड 11। इतना आपको जो है वो एनसीईआरटी मैंडेटरी टॉपिक आपको पढ़ने हैं। क्या नहीं करना है, तैयारी करते समय आपको इंडिया ईयर बुक को पूरी नहीं पढ़नी है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हर साल की इंडिया ईयर बुक ले लेते हैं और उसको पढ़ते हैं। इंडिया ईयर बुक आप पूरी नहीं पढ़ पाएंगे, उसके मार्केट में कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं, उसको कोई ना कोई फैकल्टी या कोई इंस्टीट्यूट क्या करता है, उसके कंपाइल कर करके बहुत शॉर्ट में उसको आप जारी करता है, इशू करता है, उसको आप मार्केट से लेकर के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स को आपको पढ़ सकते हो। पूरी इंडिया ईयर बुक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कोचिंग नोट्स की बात करें, अगर आपको कोचिंग नोट्स पढ़ने हैं तो अगर आपको आवश्यकता लगती है तो आप बाजीराम एंड रवि के नोट्स ले सकते हो, द विजन आईएएस के नोट्स पढ़ सकते हो, आप टॉपर आईएएस के जो नोट्स हैं, हम लोगों के नोट्स हैं, वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतर आपको हेल्प करेंगे आपकी तैयारी में, उनको आप उन पर आप डिपेंड रहिए पूरा। और गवर्नमेंट की जो साइट्स होती हैं, पीआईबीज होती है, मैगजीन्स होती है, हिंदी न्यूज़पेपर होते हैं, इन पे इनको ज़्यादा जो है वो हैंडल न करें, किसी एक पर डिपेंड रहें। बहुत सारी गवर्नमेंट के साइट, बहुत सारे पीआईबीज, मैगजीन और हिंदी न्यूज़ पढ़ने से आपको समय बर्बाद होता है, आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स बहुत कम आ पाता है या नहीं आ पाता है। तो इस चीज़ का आपको एक तो ध्यान रखना है। और सबसे बाद में हम ये कहेंगे कि डोंट गो एनीवेयर, कम विद मी, आप कहीं मत जाएं, आप मेरे साथ आएं, आप टॉपर्स आईएएस के साथ जुड़ें, आपको 80% मार्क्स सिक्योर करने की हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोग 80% मार्क्स यहाँ से सिक्योर करो। ये हमारा पूरा आपके साथ एक बॉन्डिंग रहेगी, एक डेडिकेशन रहेगा। आपकी डेडिकेशन और हमारी डेडिकेशन मिल करके रिजल्ट, फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देगी, इसका आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो बेसिक साइंस फैक्ट्स बेस्ड होते हैं, कुछ बेसिक पे होते हैं जो फैक्ट बेस्ड होते हैं। 2021 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2021 के प्रीलिम्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सब बेसिक साइंस और फैक्ट बेस्ड थे, ये आपको ध्यान में रखना है। इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड थ्योरी बेस्ड हो सकते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल बेस्ड और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। मिजनोमर्स और पैराडॉक्स बेस्ड हो सकते हैं, कुछ ऐसे कल्पनात्मक रूप से हो सकते हैं, पैराडॉक्स हो सकते हैं। रिसेंट डेवलपमेंट, न्यू रिसर्च एंड बर्निंग इश्यूज से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो किसी एक से भी पूछ सकता है, किसी दो से या चारों टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। इस बार ज्यादा फोकस ने बेसिक साइंस फैक्ट बेस्ड पर किया था। हम अलग अलग बेसिक साइंस के क्वेश्चन कैसे होते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल के क्वेश्चन कैसे होते हैं, मिजनर्स और पैराडॉक्स बेस्ड क्वेश्चन कैसे होते हैं, रिसेंट डेवलपमेंट पर, न्यू रिसर्च पर, बर्निंग इश्यूज पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, हम लोग इसको आने वाले एग्जाम के अकॉर्डिंग अपनी क्लास में डे बाय डे हर टॉपिक को कंप्लीट होने पर इस पर आपको एक टॉपिक पर क्वेश्चंस कराएंगे, आपकी प्रैक्टिस कराएंगे और उससे आपके अंदर ये बिल्ड होगा कि डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको हम कैसे तैयार करें, एग्जामिनेशन हॉल में हम आपको कैसे या आप कैसे अपने आप को इजी फील करेंगे। तो
ये थी एक स्ट्रेटजी जिससे हम एक यूपीएससी के लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पढ़ करके इजी बना सकते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। टॉपर्स आईएएस को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लगातार मेरे साथ आप रहिए। और रिजल्ट ओरिएंटेड हम लोग डेडिकेशन के साथ वर्क करते हैं। थैंक यू।